गुजरात में भाजपा की बम्पर जीत का 2024 चुनाव पर क्या होगा असर। युवा भाजपा की विकास की राजनीति चाहते हैं। युवा न जातिवाद के बहकावे में आते हैं, न परिवारवाद के। युवाओं का दिल सिर्फ विजन और विकास से जीता जा सकता है। भाजपा के पास विजन भी है और विकास के लिए प्रतिबद्धता भी। महामारी के घोर संकट के बीच बिहार में चुनाव हुए थे, तब जनता ने भाजपा को भरपूर प्यार दिया। देश विकसित भारत के लक्ष्य की प्राप्ति के लिए आगे बढ़ रहा है। ऐसे समय में भी देश की जनता का भरोसा सिर्फ और सिर्फ भाजपा पर है। गुजरात में रिकॉर्ड तोड़ जीत के बाद भाजपा कार्यकर्ताओं और आम जनता को संबोधित करते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ये बातें कही। गुजरात चुनाव में जीत के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एक बार फिर साबित किया है कि वो भारतीय राजनीति का सबसे बड़ा चेहरा है और उन मतदाताओं को खींचने की उन जैसी अपील अभी किसी और नेता में नहीं है। गुजरात चुनाव में भाजपा ने 182 में से 156 सीटों पर जीत हासिल की है। प्रदेश में सबसे ज्यादा नुकसान कांग्रेस पार्टी को हुआ है। पार्टी 17 के आंकड़े पर सिमट गई है। आम आदमी पार्टी ने यहां अपना खाता खोल लिया है। उसका वोट प्रतिशत बढ़ा है और उसने 5 सीटों पर जीत दर्ज की है। पिछले विधानसभा चुनाव में भाजपा को 99 सीटें मिली थी और कांग्रेस ने 77 सीटों पर जीत हासिल की थी। विश्लेषक मानते हैं कि गुजरात की जीत के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के भाषण में साल 2024 के चुनाव की तैयारियों की झलक थी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज से ही साल 2024 का चुनाव अभियान शुरू कर दिया है। जिस तरह से उन्होंने कार्यकर्ताओं से बात की और उनकी सराहना की और अभिनंदन किया, उससे साफ लगता है कि 2024 में क्या होने जा रहा है और मोदी किस तरह अभी से लामबंदी कर रहे हैं। भारतीय लोकतंत्र में सत्ता संभाल रहे नेता हमेशा ही एंटी इंकम्बेंसी के डर से रहते हैं, लेकिन भाजपा ने गुजरात में 27 सालों की सरकार के बाद अगले 5 और साल के लिए रिकॉर्ड तोड़ बहुमत हासिल करके ये साबित कर दिया है कि अभी भारत में भाजपा ही सबसे बड़ी राजनीतिक ताकत है और वो अगले कुछ और सालों तक सत्ता में रहने का न सिर्फ इरादा रखती है बल्कि तैयार भी है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी लगातार 12 साल गुजरात में सत्ता संभालने के बाद दिल्ली आए थे और पिछले 8 साल से भारत के प्रधानमंत्री हैं। उनके नेतृत्व में पार्टी ने कई चुनाव जीते हैं। कोरोना महामारी के बाद भाजपा ने सबसे अहम राज्यों में से एक उत्तर प्रदेश में भारी बहुमत से चुनाव जीता है। इसके अलावा असम, गुजरात और गोवा में भी सरकार बनाई है। गुजरात के चुनाव को प्रधानमंत्री मोदी ने अपने शासन पर जनमत संग्रह बना लिया था। उन्होंने अपने नाम पर वोट मांगे और एक तरह से वो गुजरात को अपने पर्यायवाची के रूप में पेश करते रहे हैं। गुजरात में भाजपा की प्रचंड जीत को भारतीय राजनीति में ब्रांड मोदी के और भी मजबूत होने के रूप में देखा जा रहा है। ऐसे में अब ये सवाल उठ रहा है कि क्या गुजरात और हिमाचल प्रदेश के नतीजों का आने वाले 2024 के लोकसभा चुनाव पर असर हो सकता है। क्या इन नतीजों की वजह से विपक्षी दलों को अपनी रणनीति बदलनी पड़ सकती है। मजबूत होता ब्रांड मोदी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गुजरात में 30 से अधिक रैलियां की, बार बार गुजरात को अपने आप से जोड़ा। उन्होंने गुजरात अस्मिता की बात की और मतदाताओं से खुद पर और भाजपा पर भरोसा करने का आह्वान किया। गुजरात में जीत के बाद संबोधन करते हुए मोदी ने बार बार इस भरोसे का जिक्र किया। गुजरात चुनाव के नतीजों का एक सबसे बड़ा संकेत यही है कि ब्रांड मोदी अभी भी और मजबूत हो रहा है। मोदी ने कहा, मैं बड़े बड़े एक्सपर्ट को भी याद दिलाना चाहता हूं कि गुजरात के इस चुनाव में भाजपा का आह्वान था विकसित गुजरात से विकसित भारत का निर्माण। गुजरात के नतीजों ने सिद्ध किया है कि सामान्य मानवी में विकसित भारत के लिए कितनी प्रबल आकांक्षा है। संदेश साफ है, जब देश के सामने कोई चुनौती होती है तो देश की जनता का भरोसा भाजपा पर होता है। मोदी ने कहा, जब देश पर
कोई संकट आता है तब देश की जनता का भरोसा भाजपा पर होता है। जब देश बड़े लक्ष्य तय करता है तो उनकी प्राप्ति के लिए देशवासियों का भरोसा भाजपा पर होता है। जब देश की आकांक्षाएं चरम सीमा पर होती है तब भी उनकी पूर्ति के लिए देश की जनता का भरोसा भाजपा पर ही होता है। विश्लेषक मानते हैं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जनता के बीच भरोसा पैदा किया है और समय के साथ इस भरोसे और अपनी ब्रांड इमेज को बढ़ाया है। राजनीतिक विश्लेषक और दिल्ली की जामिया यूनिवर्सिटी में प्रोफेसर मुजीबुर रहमान कहते हैं, इस समय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सबसे बड़ा राजनीतिक ब्रांड है और विपक्ष या बीजेपी में ऐसा कोई चेहरा नजर नहीं आता जो उनकी जगह ले सके। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपनी पहचान एक हिंदूवादी नेता की बनाई है, लेकिन उन्होंने अपने आप को हिंदू तक सीमित नहीं रखा है, बल्कि वो आर्थिक विकास का मुद्दा भी उठाते रहे हैं जो मतदाताओं को उनकी तरफ खींचता है। प्रोफेसर मुजीबुर रहमान कहते हैं, आने वाले चुनाव में भी भाजपा ब्रांड मोदी का ही आधार बनाकर चुनाव लड़ेगी। ये सवाल भी उठता है कि भाजपा में मोदी के बाद कौन? ऐसे सवाल तब भी उठते थे जब कांग्रेस नेहरू के प्रभाव में थी, तब कहा जाता था कि नेहरू के बाद कौन। अब यही सवाल किया जाता है कि भाजपा के बाद कौन। लेकिन जब भाजपा साल 1990 के दौर में संघर्ष कर रही थी तब किसी को अंदाजा नहीं था कि भाजपा से कोई मोदी जैसा नेता निकलेगा जो कद में इतना बड़ा हो जाएगा। फिलहाल ऐसा कोई चेहरा नजर नहीं आता जो ब्रांड मोदी की जगह ले सके। अभी भाजपा में जो सक्रिय लोग हैं उनमें ऐसा कोई नहीं लगता जो मोदी की जगह ले सके। मोदी से पहले भाजपा में अरुण जेटली, सुषमा स्वराज जैसे नेता बड़ा चेहरे थे, लेकिन मोदी इन सब से बहुत आगे निकल गए। सिर्फ हिंदुत्व ही नहीं है भाजपा की रणनीति। गुजरात चुनाव के दौरान भाजपा ने हिंदुत्व की अपनी रणनीति पर जोर दिया। भाजपा के स्टार प्रचारकों के निशाने पर अल्पसंख्यक मुसलमान रहे। विश्लेषक मानते हैं कि भाजपा हिंदुत्व की अपनी विचारधारा को प्रकट तो करती है, लेकिन सिर्फ हिंदुत्व के नाम पर वोट नहीं मांगती है, बल्कि अपने मुद्दों के जरिए भी वह लोगों को अपनी तरफ खींच रही है। राजनीतिक मामलों की जानकार और वरिष्ठ पत्रकार अदिति फडणवीस कहती है कि ये कहना गलत है कि भाजपा सिर्फ हिंदुत्व की रणनीति पर चुनाव लड़ रही है। भाजपा बिजली पानी जैसे मूलभूत मुद्दे भी उठा रही है। सबसे अधिक कामयाब वही योजनाएं हैं जो इन मुद्दों के इर्द गिर्द है। एक लाभार्थी वर्ग है जो भाजपा के साथ कनेक्टेड महसूस करता है। भाजपा को सिर्फ हिंदुत्व के दम पर नहीं बल्कि काम के दम पर भी कामयाबी मिली है। वहीं प्रोफेसर मुजीबुर रहमान कहते हैं, प्रधानमंत्री मोदी ने कई ऐसे मुद्दों पर काम किया है जिससे भाजपा का आधार वोट और मजबूत हुआ है, जैसे कश्मीर से अनुच्छेद 370 हटाना या अयोध्या मुद्दे का समाधान करना। इस वजह से प्रधानमंत्री ने वैचारिक आधार पर भी लोगों के बीच अपनी जगह बनाई है और वो ऐसे कल्ट फिगर बन चुके हैं कि हिंदुत्ववादी अब उन्हें सावरकर से भी बड़ा मानने लगे हैं। वो अटल बिहारी वाजपेयी से भी बहुत आगे निकल गए हैं। आज उनका अपना बहुत बड़ा प्रशंसक वर्ग है जो और बड़ा हो रहा है। भाजपा ऐसे में अगला चुनाव भी मोदी के नाम पर ही लड़ेगी। विश्लेषक मानते हैं कि ये भाजपा सिर्फ हिंदुत्व के मुद्दे पर चुनाव नहीं जीत रही है, इससे उसे वोट तो मिल रहे हैं, लेकिन इतने नहीं कि इसके दम पर ही सत्ता हासिल करती रहे। हालांकि सवाल ये कि क्या कांग्रेस और दूसरे विपक्षी दल आम जनता के बीच चुनाव को प्रभावित करने लायक मुद्दों को ले जा पाएंगे? प्रोफेसर रहमान कहते हैं, चुनाव पर मुद्दों का असर पड़ता है। अगर ऐसा नहीं होता तो हिमाचल में सरकार नहीं बदलती। दिल्ली एमसीडी में भी मुद्दों के आधार पर ही चुनाव हुआ है, लेकिन किन्हीं मुद्दों को जनता के बीच ले जाने के लिए पार्टी की विश्वसनीयता होनी चाहिए। बेरोजगारी एक बड़ा मुद्दा हो सकता है, लेकिन लोगों के मन में ये सवाल रहेगा कि क्या कांग्रेस या आम आदमी पार्टी इस मुद्दे पर
कुछ ठोस कर सकेगी। मुद्दों को जनता के बीच ले जाने के लिए जो स्पष्टता और जो विश्वसनीयता चाहिए हो वो अभी तक नहीं दिखती है। विपक्ष मोदी पर हमला करता है और नाकाम हो जाता है। मोदी अब इन हमलों से निपटने और इन्हें अपने हित में बुनाने में अभ्यस्त हो चुके हैं। विपक्षी दलों को समझना होगा कि भारतीय वोटर किस आधार पर वोट कर रहा है। मोदी पर व्यक्तिगत हमलों की नाकामी। विपक्ष के नेता प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर व्यक्तिगत हमले करते रहे हैं। गुजरात चुनाव के दौरान भी उन्हें रावण कहा गया। विश्लेषकों का मानना है कि विपक्ष की ये रणनीति बुरी तरह नाकाम हो रही है। प्रोफेसर रहमान कहते हैं कि विपक्ष की एक और नाकाम रणनीति ये है कि वो प्रधानमंत्री मोदी को व्यक्तिगत आलोचना करते हैं, लेकिन मोदी ने अपनी छवि और कद को इतना बड़ा कर लिया कि वो किसी की तरह आलोचना से परे है। विपक्ष को उनकी आलोचना करने से विपक्ष का अपना नुकसान अधिक होता है। मोदी अपने ऊपर होने वाले हमलों का भी अपने ही हित में इस्तेमाल कर लेते हैं। विश्लेषक मानते हैं कि यदि विपक्ष को आगामी लोकसभा चुनाव में भाजपा को चुनौती देनी है तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर व्यक्तिगत टिप्पणी करने से बचना होगा और चुनाव को आम जनता से जुड़े मुद्दों पर ले जाना होगा। अदिति फडणवीस कहती है कि निश्चित रूप से विपक्ष को मोदी पर व्यक्तिगत हमला करने की नीति से बचना पड़ेगा। हिमाचल में कांग्रेस के लोगों ने साफ साफ कहा कि हम मोदी पर सीधा हमला नहीं करेंगे। मोदी देश के प्रधानमंत्री हैं और उनकी गरिमा को हमें बनाए रखना है, लेकिन मोदी के जो लोग हैं, जिस तरह के लोगों को चुनाव में ला रहे हैं, उनसे जरूर हम लड़ेंगे। सीधे मोदी पर हमला न करना एक रणनीति है, लेकिन अब देखना यही होगा कि यह रणनीति कितने आगे बढ़ती है। बिखरा हुआ विपक्ष। गुजरात में इस बार कांग्रेस के अलावा आम आदमी पार्टी ने भी चुनाव लड़ा। नतीजा ये हुआ कि दोनों ही दल बुरी तरह हार गए। हालांकि दोनों दलों का कुल मत प्रतिशत भी भाजपा से कम है, लेकिन विश्लेषकों का मानना है कि भाजपा की बढ़ती ताकत की एक वजह बिखरा हुआ विपक्ष भी है। ऐसे में सवाल उठता है कि क्या आगामी आम चुनाव से पहले विपक्ष एकजुट हो सकता है। अदिति फडणवीस कहती है, नीतीश कुमार ने इस बात का बीड़ा लिया कि वो विपक्ष को एकजुट करेंगे। नीतीश ने कहा है कि प्रधानमंत्री की बात बाद में होगी, लेकिन सबसे पहले जरूरी है कि भाजपा के हर उम्मीदवार के खिलाफ विपक्ष का एक उम्मीदवार हो। अगर 1-to-1 चुनाव होगा, इसका क्या नतीजा होगा ये कहा नहीं जा सकता, लेकिन अभी कांग्रेस ने इस पर कोई प्रतिक्रिया नहीं दी है। बाकी राजनीतिक दल भी कांग्रेस की तरफ देख रहे हैं कि अगर कांग्रेस फैसला करे तो हम भी अपना फैसला करें, लेकिन इस दिशा में कोई निर्णय नहीं हुआ है। कांग्रेस अभी अपनी अंदरूनी लड़ाई से जूझ रही है। ऐसे में विपक्ष कितना एकजुट होगा ये अभी आगे ही पता चलेगा। वहीं प्रोफेसर रहमान मानते हैं कि मौजूदा हाल में विपक्ष बिखरा हुआ है और भविष्य में भी उसे एकजुट होने की कोई उम्मीद नजर नहीं आ रही। भाजपा के लिए सबसे बड़ा फायदा ये है कि अभी भी विपक्ष ना एकजुट हुआ है और शायद आगे भी नहीं हो सके। जिस तरह 1989 में वीपी सिंह ने विपक्ष को एकजुट किया था और उस तरह से विपक्ष भाजपा के खिलाफ एकजुट नहीं हो पा रहा है। ना साल 2014 में विपक्ष एकजुट था और ना 2019 में हुआ, और साल 2024 में भी विपक्ष के एकजुट होने की अभी कोई संभावना नजर नहीं आ रही है। क्षेत्रीय दलों को अपने अपने मतभेद है, जिसकी वजह से विपक्ष के एकजुट होने की संभावना कम ही नजर आती है। जिस तरह लंबे समय तक कांग्रेस और इंदिरा गांधी को बिखरे हुए विपक्ष का फायदा मिला, अब ठीक वैसा ही भाजपा को फायदा मिलता दिख रहा है। विपक्षी दलों ने एकजुटता बनाने के प्रयास तो किए हैं, लेकिन इन प्रयासों को कोई खास कामयाबी नहीं मिली है। इसकी वजह बताते हुए प्रोफेसर रहमान कहते हैं, विपक्ष अभी बिखरा हुआ है। एकजुट होकर लड़ने के जो फायदे होते हैं वो समझ अभी विपक्ष में नहीं बनी है। एकजुटता बनाने के लिए हर दल को किसी न किसी तरह का त्याग करना होगा। अभी विपक्षी दल इस त्याग के लिए तैयार नहीं है। हर पार्टी अपने क्षेत्रीय जमीन को बचाना चाहती है और अपने नेता को प्रधानमंत्री बनाना चाहती है।
2024 के लिए क्या है संकेत? हिमाचल प्रदेश और गुजरात और दिल्ली के एमसीडी चुनाव के नतीजों का एक सबसे बड़ा संकेत ये है कि इन नतीजों ने तीनों पार्टियों को संतोष करने के लिए कुछ न कुछ दिया है। गुजरात में भाजपा ने रिकॉर्ड तोड़ जीत हासिल की है। हिमाचल में कांग्रेस ने सत्ता में वापसी की है और दिल्ली में आम आदमी पार्टी ने भाजपा को एमसीडी से बाहर किया है। रहमान कहते हैं कि जहां तक 2024 का सवाल है तो इन नतीजों से बहुत ठोस रूप से ये पता नहीं चलता कि अगले आम चुनाव में क्या होगा, लेकिन गुजरात में जो नतीजे आए हैं उनसे भाजपा की एक पार्टी के रूप में ताकत एक बार फिर स्थापित हुई है। गुजरात के नतीजे इतने बड़े होने की एक वजह यह भी है कि कांग्रेस ने एक तरह से भाजपा को वॉक ओवर दिया है। कांग्रेस ने खामोशी से चुनाव लड़ने की रणनीति अपनाई जो बहुत बुरी तरह नाकाम रही। सवाल यही है कि क्या आगे भी कांग्रेस भाजपा को वॉक ओवर देगी या अपनी रणनीति बदलेगी? दोस्तों, इस पर आप क्या कहते हैं? अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा। धन्यवाद दोस्तों, देखते रहिए सच की आवाज।